ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ मातृभाषा की उपयोगिता। देखिए, इससे पहले हमने भाषा के विषय में अध्ययन किया था और भाषा के विभिन्न स्वरूपों के विषय में भी हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने मातृभाषा को व्यवहारिक भाषा के दृष्टिकोण से देखा था कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भाषा के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला जो बिंदु था मातृभाषा लिया था। यूँ तो मातृभाषा नाम से स्पष्ट है कि माँ के द्वारा जो हमारी माँ की भाषा होती है वही हमारी भाषा भी होती है। तो मातृभाषा का इम्पोर्टेंस यही बढ़ जाता है कि वह हमारी माँ की भाषा है। हम जहाँ पले, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ हम पले बड़े हैं, जिन लोगों के बीच में हमने अपना जीवन बिताया है, वहाँ हमारी यह जो लैंग्वेज है वहाँ से हमारी लैंग्वेज विकसित होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मातृभाषा का उपयोग वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने आपको ये दो बिंदुओं का अध्ययन तो पहले करा चुकी थी कि मातृभाषा के उपयोग में कि विचार संप्रेषण का सरलतम साधन, क्योंकि जहाँ मैंने आपको बताया कि भाषा एक विचार संप्रेषण का माध्यम होती है, व्यक्ति के विचार संप्रेषण का माध्यम भाषा कहलाती है। अगर व्यक्ति की अपनी कोई भाषा नहीं है तो उसका कोई जीवन में औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है। वह निर्जीव प्राणी की तरह है जो अपने विचार, अपने बोलकर अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता है, कि अपने दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार प्रेषित नहीं कर सकता है। तो भाषा का और मातृभाषा इसलिए आवश्यक है कि हम जिस भाषा को हम सीखते हैं, जिस भाषा के द्वारा हमारी भाषा का विकास हुआ है, जिस भाषा में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन किया है, जिन लोगों के बीच हम बड़े हुए हैं, उनकी भाषा ही मातृभाषा की श्रेणी में आती है। और वही भाषा, उसी भाषा में हमारा ज्ञान जो है वह परिपक्व होता है। परिपक्व अवस्था तक उसी भाषा के द्वारा हम पहुंचा जा सकता है। हालांकि मनुष्य को इतनी पावर गॉड के द्वारा दी गई है कि वह एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि वह विचार संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक या बहुत जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अपना ज्ञान क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो एक मूल भावा व्यक्ति होती है, जो जैसे कहें कि एकदम विपत्ति में हमारे मुंह से निकलता है अरे मम्मी, जो शब्द निकलता है वह हमारी मातृभाषा का ही निकलता है। तो हम जितने अच्छे से अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं वैसे हम किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। हालांकि हम ज्ञान नॉलेज सब भाषाओं की ले सकते हैं। जैसे अगर हम डिग्री प्राप्त करना चाहें वर्तमान में तो हम सारी लैंग्वेज में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो फ्लो होगा बोलने का, जो अभिव्यक्ति होगी हमारी, वह किस भाषा में सुदृढ़ होगी? मातृभाषा में ही बहुत अच्छी रहेगी। वो एक्सप्रेशन, जिस भाव से हम वाक्यों को बोल रहे हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, वह उस भाषा में ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरह अभिव्यक्त होंगी जो हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति का सरलतम साधन है, सबसे सरल साधन है। इसे ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा अपने परिक्षेत्र में बड़ा होता जाता है उसके शब्द भंडार में मातृभाषा में वृद्धि होती चली जाती है। अब बात आती है दूसरे हमारी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। देखिए, शिक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, व्यक्ति चाहे कितनी ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, देश विदेश में घूमकर चाहे वह विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आए, लेकिन उसकी शिक्षा का जो माध्यम है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, या हम कहें एक तरह से कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक वह मातृभाषा से जुड़ा रहता है। और अगर उसे उसी लैंग्वेज में, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, उसी लैंग्वेज में उसे अध्ययन कराया जाता है विद्यालय परिप्रेक्ष्य में, वही उसी लैंग्वेज का अगर विकास होता है तो वह उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक्षा प्राप्त करने का एक तो होता है शिक्षा ग्रहण करना, उसे अपने जीवन में उतारना, उसका प्रयोग करना, तो वह किस में होता है? मातृभाषा में होता है। अब अध्ययन करते हैं हम सामाजिक विकास में सहायक। देखिए, सामाजिक विकास में सहायक किस प्रकार से है? यह निर्विवाद है कि मानव एक सामाजिक प्राणी। सबसे जो बड़ा पॉइंट है वह है कि मानव एक सामाजिक प्राणी।
सामाजिक प्राणी ऐसे है कि मानव का अपना एक समाज होता है, उस समाज में वह अपना अस्तित्व तलाश करता है, वह समाज उसे एक पहचान देता है। हालांकि परिवार व्यक्ति को अपनी पहचान देता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज से अलग होकर कार्य करता है, समाज से अलग चलता है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो यही बात है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज के द्वारा ही वह आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, उसके परिक्षेत्र का विकास होता है, उसके परिवेश का विकास होता है, किसके द्वारा? समाज के द्वारा। इस हिसाब से समाज के अंदर वह विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान भी करता है। यह भाषा मुख्य अब वह समाज में अपना विकास करता है, तो समाज में ही वह क्या करेगा? समाज में ही वह अपने आदान प्रदान करता है। यह वह जिस भाषा में करता है, वह मातृभाषा कहलाती है। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मानव का जो संपूर्ण विकास अगर हम देखें तो किसमें होता है? समाज में रहकर ही होता है। व्यक्ति को आवश्यक है कि वह अपने समाज के साथ समायोजन स्थापित करे। हालांकि समाज का कोई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन उसका दायित्व बनता है कि वह अपने समाज के अकॉर्डिंग चले, समाज में जो मान्य है उन सिद्धांतों को वह अपने जीवन में अपनाए, और जो अमान्य है उन्हें त्याग करने की कोशिश करे। अगर समाज गलत है तो यह दायित्व भी उसका बनता है कि समाज से उस बुराई को दूर करे। तो यह एक समाज इसके लिए एक परिवार की तरह होता है। अगर व्यक्ति का विकास होता है, इट मीन समाज का भी विकास होता है। बिना समाज के अगर हम कहें कि हमें किसी समाज की आवश्यकता नहीं है, तो यह पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति ये जो जीवन चक्र है, जो एक श्रृंखला बनी हुई है, वह एक श्रृंखला बनी हुई है। हर दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होता है किसी न किसी तरीके से। तो उसे समाज की एक नीड रहती है, उसे सामाजिक प्राणी के रूप में उसे एक पहचान मिलती है, और समाज में पहचान कब मिलती है? कि समाज में ही समाज के लोगों के साथ वह संपर्क स्थापित करता है, विचार विनिमय करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, और इस आदान प्रदान के लिए, विचार विनिमय के लिए वह जिस भाषा का प्रयोग करता है वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि मातृभाषा में ही क्योंकि मैंने आपको मातृभाषा की वो बताई थी परिभाषा कि हमारे जो शिक्षित व्यक्ति हैं मातृभाषा में ही अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। समाज द्वारा जैसे मान्यता दी गई, हमारे समाज की भाषा ये है, हम इसमें अपने जो अर्थ, यानी कि वह शब्द, वह भाषा जिसका हमारा समाज एक ही अर्थ लेता है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकता, वह हमारी मातृभाषा होती है। तो सामाजिक प्राणी के रूप में वह जिस भाषा का प्रयोग करता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अतः मानव सामाजिक जीवन में अपने विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान मातृभाषा द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाता है। अगर मातृभाषा के अलावा उसे दूसरी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो व्यक्ति उतना सफल नहीं होगा, क्योंकि दूसरी भाषा के शब्दों में उसमें कमी होती है और वह अपने भाव व्यक्ति उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाता है। लेकिन वह समाज में जो भाव व्यक्ति करता है, समाज में जो आदान प्रदान करता है, विचारों का विचार विनिमय करता है, वह मातृभाषा में ही करता है, और अधिक प्रभावी ढंग से वह अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कोई विवादित मुद्दा आ जाता है जिसमें परिवार के लोग नहीं एकमत हो पाते हैं, तो अक्सर ये राय ली जाती है कि हम समाज में बात करते हैं, समाज के लोगों से पूछते हैं।
समाज क्या कहता है इस विषय में, क्या दृष्टिकोण रखता है, तो वो बात करना, वो क्या है, वह किस भाषा में बात करेंगे, कोई दूसरी भाषा में तो बात कर ही नहीं सकते। समाज उनका है, लोग उनके हैं, आसपास का परिक्षेत्र उनका है, तो वह उसी मातृभाषा में विचार रखेंगे और उनके विचारों से उसी मातृभाषा में, अगर समाज उसे उसी मातृभाषा में समझाता है तो वह व्यक्ति भी समझ जाता है, अन्यथा उनकी बातें भी अप्रभावपूर्ण हो जाती हैं। तो नागरिकता तथा मानसिक विकास का भी सामाजिक जीवन से बहुत गहरा संबंध है। देखिए एक लाइन ये भी है कि नागरिकता तथा मानसिक विकास नागरिकता तथा मानसिक विकास का भी मातृभाषा से क्या है, गहरा संबंध है। सामाजिक जीवन से नागरिकता और मानसिक विकास का व्यक्ति के सामाजिक जीवन से। गहरा संबंध है। एक तो व्यक्ति है नागरिकता और दूसरा है मानसिक विकास। उस व्यक्ति का मानसिक विकास ज़्यादा विकसित होगा, वह व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित कहलाएगा जिसका सामाजिक जीवन अच्छा होगा, जिसका सामाजिक जीवन उन्नतिपूर्ण होगा, जिसका सामाजिक जीवन सम्मान्य होगा, लोग जिसे इज्जत देंगे, लोग जिसका सम्मान करेंगे, उसका जो सामाजिक दृष्टि से परिपक्व होगा, यानी कि हर समाज के सुख दुख में जो अपना योगदान करता हो, समाज के साथ अच्छे से कदम मिलाकर चलता हो, समाज के साथ हर परिस्थिति में समायोजन करना जानता हो, समाज जिस व्यक्ति को मान्यता देता हो, जिस व्यक्ति की बातों को अहमियत दी जाती हो, जिस व्यक्ति की बातों को वेटेज दिया जाता हो, वह व्यक्ति सामाजिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व कहलाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई व्यक्ति समाज में ऐसे भी होते हैं, अरे उससे क्या पूछना, उसको कुछ आता ही नहीं है, उसकी बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। जिस व्यक्ति का सामाजिक जीवन गहरा होगा, घनिष्ठ होगा, सामाजिक रूप से जो परिपक्व होगा, उस व्यक्ति का मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा, यानी वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। मानसिक विकास का आधार विचार शक्ति से है। मानसिक विकास का क्या है, विचार शक्ति से। मानसिक विकास आपके किसको व्यक्त करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं। आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही रूप में लोग आपको देखेंगे। अगर आपके विचार समाज के दृष्टिकोण से उचित हैं, मानने योग्य हैं, तो आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। जैसे आपको एक बात बता दूं मैं कि एक हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति चल रही है, अभी भी चल रही है, हालांकि इसका उन्मूलन हो चुका है, लेकिन अपने बेस पे वो चल रही है, दहेज प्रथा। और या हम कहें कि जब रिश्ता होता है, कोई संबंध तय होता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज लड़के वाले को दिया जाता है, ना कि लड़की वाले को। तो एक ही ऐसा वाक़या मेरे सामने हुआ कि एक लड़का लड़की जिनकी शादी तय हो गई थी, अब लड़का भाई बारात लेके आया तो क्या हुआ कि वह ड्रिंक करके आ गया। अब ड्रिंक यानी शराब पी के आ गया। शराब पी के उसने अपनी तलवार निकाली और तोरन मारने लगा। अब इस घटना से लड़की वाले बिल्कुल हिल गए, यानी घबराहट हो गई उनको कि ये तो ड्रिंक करता है लड़का, इसकी इस बुरी आदत के विषय में हमें पता ही नहीं था। तो ये बात धीरे धीरे करके लड़की के पास पहुंची। लड़की भी शॉक्ड कि ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे जीवन यापन कर सकूंगी। तो देखिए यहाँ सबसे बहुत गहरी चीज़ है कि लड़की ने तुरंत ये डिसीजन लिया कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। अब हमारे समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि
ये मानते हैं कि नहीं, लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने लड़के को रिजेक्ट कर दिया, बारात को लौटा दिया। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत अच्छे विचार व्यक्ति रखते हैं, विचार रखते हैं, बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, वो ये कहने लगे कि नहीं, लड़की का डिसीजन बहुत अच्छा है। अब इससे भी ज़्यादा बेटर बात हुई कि अब शादी तो होनी ही है, क्योंकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन उस लड़के से होनी नहीं है जो बारात लेके आया। कौन लड़का ऐसा है जो उसके साथ शादी करने को तैयार होगा? तो तुरंत एक फैमिली निकल के आती है, वो अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी, लड़का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, कि मैं मेरे बेटे की, उसके फादर कहते हैं कि मैं मेरे बेटे की शादी करने को तैयार हूँ तुरंत। जबकि उसको पता ही नहीं, वो बेटा उसका घर में सोया हुआ है, उसको यही नहीं पता कि मेरी शादी होने वाली है। तुरंत उसको फ़ोन लगाते हैं और ये आता है कि अभी आ जाओ, तुम कपड़े वपड़े पहन के, जो भी बेस्ट कपड़े हों तुम्हारे पास वो पहन के और तुरंत आ जाओ, और उसके आके शादी हो जाती है। अब यहाँ ये दृष्टिकोण मायने रखता है कि वह पेरेंट्स जो, एक तो उसकी हिम्मत की लड़की वाले की, लड़की और लड़की के पेरेंट्स की, कि उन्होंने समाज की बदनामी को, दुनिया की इससे होने वाली बदनामी को भी नहीं देखा। और दूसरा ये दृष्टिकोण कि तुरंत दूसरा वह फैमिली जो तुरंत उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो वो चीज़ है कि उसका कितना बड़ा, उस फैमिली का फिर बाद में बहुत सम्मान हुआ कि आपने बहुत अच्छी नई सोच जागृत की है कि हाँ, लड़की भी लास्ट मोमेंट पे मना कर सकती है और उसके लिए लड़कों की कमी नहीं है। लड़की अबला नहीं है, नारी अबला नहीं है, वह भी स्ट्रांग है, वह अपनी डिसीजन खुद ले सकती है। तो यहाँ पे ये सम्माननीय दृष्टिकोण था, तो समाज के द्वारा मान्य किया गया इसको। तो जितना जो व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व होता है, वह विचारक व्यक्ति होती है, उसकी विचारों से उसके विचार सराहनीय होते हैं, विचार शक्ति होती है। दूसरी ओर विचार भाषा को जन्म देते हैं, विचार जैसे होंगे वही भाषा को जन्म देंगे। इस प्रकार भाषा और विचार का बहुत अधिक संबंध है। भाषा और विचार का बहुत गहरा संबंध है। जो व्यक्ति जितना तो सामाजिक प्राणी होने के कारण, सामाजिक प्राणी है मानव, तो उस सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके विचारक व्यक्ति पूर्ण रूप से सशक्त होनी चाहिए। जैसी उसकी विचारक व्यक्ति होगी वैसी ही वह भाषा को प्रस्तुत करेगा। अतः हम सोचते हैं कि हमारा विचार केवल मातृभाषा में उत्पन्न होना चाहिए, हम सोचते हैं कि हमारा विचार केवल मातृभाषा में ही उत्पन्न होना चाहिए। नैतिकता और भाव प्रकाशन शक्ति मातृभाषा ही प्रदान करती है। नैतिकता और भाव प्रकाशन की जो शक्ति है वह मातृभाषा ही प्रदान करती है, अन्य कोई लैंग्वेज भी है प्रदान नहीं करती। सामाजिक और नागरिक गुणों के विकास में मातृभाषा का योगदान सर्वोच्च है। रायवर्ण के विचार भी इस मान्यता को पुष्ट करते हैं। वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं। रायवर्ण, देखिए इस विषय में अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। एक रायवर्ण के मत में आपको बता देती हूँ। रायवर्ण के शब्दों में, वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं, वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं। स्पष्ट विचार क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, कौन कौन से गुण होने चाहिए? स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट विचार क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्ति,
भावना और विचार एवं क्रिया की सत्यता, भावना, विचार एवं क्रिया की सत्यता, भावात्मक सृजनात्मक जीवन की पूर्णता, भावनात्मक सृजनात्मक भावात्मक भावात्मक सृजनात्मक जीवन की पूर्णता। इन सभी गुणों का विकास तभी संभव है जब केवल भावात्मक एवं बौद्धिक जीवन के आधार मातृभाषा पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। इन सभी गुणों का विकास इन सभी गुणों का विकास तभी संभव है जब केवल भावात्मक और बौद्धिक जीवन के आधार भावात्मक एवं बौद्धिक जीवन के आधार मातृभाषा पर पूर्ण ध्यान दिया जाए। देखिए, रायमंड कहते हैं वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। नागरिकता और भावात्मकता के विकास के लिए या नागरिकता और सामाजिक गुणों के विकास के लिए यह मातृभाषा आवश्यक बन जाती है। तो ये भी यही कहते हैं वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। सुयोग्य नागरिक के लिए, जो समाज के द्वारा सम्माननीय है, ऐसे नागरिक के लिए, जो समाज के अकॉर्डिंग समाज के साथ समायोजन करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है, ऐसे नागरिक के लिए जो आवश्यक है, उसमें क्या है? स्पष्ट विचार क्षमता। उसकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वह दोहरे जीवन से युक्त नहीं होना चाहिए कि आप सामने कुछ कह रहे हो और अंदर आप दुर्गुणों से भरे हुए हो। सामने समाज के सामने कुछ बोल रहे हो और समाज के पीछे आप कुछ कर रहे हो। या फिर आप कहते हो जैसे एग्जाम्पल कि दहेज लेना पाप है और आप अपने बेटे की जब शादी करने जाते हो तो नहीं, मैं तो बिना दहेज के करूँगा ही नहीं। तो ये चीज़ है स्पष्ट विचार क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। विचार और क्रिया की सत्यता, आप जो कहते हो वह आपकी करनी में, जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। करने और कहने में सत्यता होनी चाहिए। भावात्मक सृजनात्मक जीवन की पूर्णता, आप जो भी करते हो वह बिल्कुल स्पष्ट और नियमानुसार होना चाहिए। वह जीवन की पूर्णता। इन सभी गुणों का विकास तभी संभव हो जाता है जब भावात्मक और बौद्धिक जीवन का जो आधार है, हमारे विचार कब व्यक्त होंगे, कब दूसरे व्यक्ति उस विचारों से सहमत होंगे? जब हम अपनी मातृभाषा में पूर्ण भाव व्यक्ति के साथ उन्हें पेश करेंगे, पूर्ण भावना के साथ, शुद्ध भावना के साथ जब उन्हें पेश करेंगे। तो यही चीज़ है कि बौद्धिक जीवन के आधार मातृभाषा पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। मातृभाषा अगर आपकी सॉलिड है, मातृभाषा आपकी सुदृढ़ है, तो आप एक सुयोग्य नागरिक की श्रेणी में गिने जाएंगे। आपका समाज के द्वारा पूरा सम्मान किया जाएगा। आपकी बातों को बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह अपनाया जाएगा। समाज के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में आपको सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए होना चाहिए आपके पास अपनी भाषा में, मातृभाषा में कहने की ताकत होनी चाहिए। आपके जो विचार हैं वह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। नियमानुसार सिद्धांतवादी आपके विचार होने चाहिए। अब आगे इसी टॉपिक को हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
देखिए दूसरा है, अगला बिंदु है इसमें हमारा संस्कृति विकास के लिए सहायक। संस्कृति विकास के लिए, यहाँ हमने पढ़ा था सामाजिक विकास के लिए सहायक, अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृति विकास के लिए सहायक। मातृभाषा का महत्व उसके बोलने वाले समाज की संस्कृति के विकास में है। मातृभाषा का महत्व उसके मातृभाषा का महत्व उसके बोलने वालों की संस्कृति के विकास में है। यानी कि मातृभाषा के महत्व तब बढ़ जाता है जब उसके बोलने वाले यानी समाज के लोग उसकी मातृभाषा में ही उसकी संस्कृति का क्या करें, विकास करें। मातृभाषा का संस्कृति का विकास तभी संभव है जब आपकी मातृभाषा बिल्कुल सुदृढ़ है। अगर आप में वह क्षमता नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को परिमार्जित कर सकें, आप अपनी संस्कृति को परिष्कृत कर सकें, तो आप समाज के लिए कोई महत्व नहीं रखते हो। वस्तुतः किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक एवं मानवीय उपलब्धियां उसकी मातृभाषा के साहित्य में प्रधान रूप से संग्रहित होती हैं। मातृभाषा की किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक एवं मानवीय उपलब्धियां उसकी मातृभाषा के साहित्य में प्रधान रूप से संग्रहित होती हैं। जी हाँ, कि बस किसी भी समुदाय की संस्कृति, कोई भी समुदाय हो उसकी संस्कृति और मानवीय उपलब्धियां उसके लोगों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां हैं। कोई समाज, आज हम हमारे अंदर देख लीजिए, हमारे हिंडौन क्षेत्र का कोई बालक यदि आरएएस बन के आरएएस की परीक्षा पास कर लेता है, आरएएस में सेलेक्ट हो जाता है, आईएएस में सेलेक्ट हो जाता है, किसी ऐसे ऊंचे पद पर सेलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ यहाँ पूरे क्षेत्र के द्वारा उसे सम्मान प्रदान किया जाता है। यानी कि हर व्यक्ति जो उससे जुड़ा है, हर व्यक्ति जो उससे नहीं जुड़ा है, केवल वह हिंडौन परिक्षेत्र में रहने वाला है, वह यही कहता है कि हमारे हिंडौन से एक बालक सेलेक्ट हुआ है, हमारे हिंडौन से इतने बालकों का चयन हुआ है। तो वो चीज़ है कि उसकी मानवीय जो उपलब्धियां हैं उसकी मातृभाषा के साहित्य में प्रधान रूप से ही संग्रहित रहती हैं, जो मातृभाषा में ही उसे संग्रहित करके रखा जा सकता है। मातृभाषा ही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का कार्य करती है। आगे है, अतः अपनी संस्कृति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने और उसके साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने के लिए समुचित ज्ञान प्राप्त करने और उसके साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि अपनी मातृभाषा में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन और मनन चिंतन किया जाए। कि अपनी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संस्कृति को संजो के रखे, व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता रहे, व्यक्ति को चाहिए कि वह संस्कृति के परिमार्जन के लिए उसे आगे पहुंचाए। तो इसके लिए उसको आवश्यक है कि वह अपनी संस्कृति के साहित्य जो कि मातृभाषा में विकसित हुआ है उसका गहराई से अध्ययन करे, उसका चिंतन करे, उसका मनन करे, जो भी उसमें कमी है उनको अलग दर्शाए, जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उन्हें आगे प्रेषित करे और जो भी कमियाँ उसे दिख रही हैं उन्हें परिमार्जित करने की वह कोशिश करे आगे आने वाली पीढ़ी से। तो अपनी संस्कृति के साहित्य को संजोकर रखने की जो ताकत है वह किसमें है? मातृभाषा में ही उपलब्ध। अतः
अपनी संस्कृति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने, उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वह उसका चिंतन मनन करे। इस कार्य को पूर्ण दक्षता और निपुणता से करने के लिए मातृभाषा में इस कार्य को यानी संस्कृति हमारी जैसी है उसे उसी रूप में अध्ययन किया जाए, उसे तोड़ मरोड़ कर प्रेषित नहीं किया जाए, जैसा उसका साहित्य है उसका वैसा ही अध्ययन किया जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मातृभाषा है वह सुदृढ़ होनी चाहिए, व्यक्ति की मातृभाषा है, व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वह स्पष्ट होनी चाहिए। इस कार्य को मातृभाषा में उसे निष्णात होना चाहिए। इस प्रकार अपनी सामाजिक संस्कृति को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि मातृभाषा के ज्ञान में पूर्ण रूप से दक्ष हुआ जाए। टोटल मिला के बात यह है कि समाज में समायोजन स्थापित करने, अपनी संस्कृति को संवारने, अपनी संस्कृति को संजो कर रखने के लिए, परिष्कृत करने के लिए व्यक्ति को मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है। रामचरितमानस, महाभारत, कबीर काव्य आदि का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से ही पूर्ण रूप से हो सकता है। यानी कि अगर हमारी जो मातृभाषा है, अब हम कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी की कई बोलियों में हम बोलते हैं, तो मातृभाषा के कारण ही जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, महाभारत है, जो ग्रंथ हमें मिले हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है, उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम अपनी वैदिक संस्कृति से जो परिचित हुए हैं, वह किसके कारण हुए? अगर वह किसी तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में होती, कोई और दूसरी भाषा में होती, किसी फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, रूसी भाषा में अगर उनकी प्रतिलिपि हमारे सामने उपलब्ध होती, तो क्या हम उनका गहराई से अध्ययन कर पाते? नहीं। आज हर घर में ये धार्मिक ग्रंथों का बहुत गहराई से पाठ किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो वह किसके कारण? हमारी मातृभाषा के कारण ही हम इनका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं। और ये सब ग्रंथ अपने पूर्णता को प्राप्त भी किस कारण हो सके हैं? मातृभाषा के कारण ही हो सके हैं। सूर, तुलसी, कबीर प्रसाद, दिनकर, निराला कवियों की कविताओं का वास्तविक आनंद भी हिंदी के कारण ही हुआ है, यानी मातृभाषा के कारण ही इनको मान्यता मिली है। मातृभाषा के कारण ही ये सफल कवि की श्रेणी में रखे गए हैं। कवियों ने अपनी वाणी के माध्यम से जो स्पष्ट करना चाहा है, और जिस बात को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है, वह किसके कारण, किससे संभव हो सका है? मातृभाषा से ही संभव हो सका है। तो यही बात है, अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से इनकी आत्मा में प्रवेश कर पाना असंभव था कि हम कहें कि भाई अंग्रेजी में हमें प्राप्त हो जाते, अंग्रेजी में निराला जी अपनी कविताएं कह जाते। हालांकि होने को अंग्रेजी साहित्य भी हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, अंग्रेजी की कविताएं, पोइट्री वगैरह यहाँ पे पढ़ी जाती हैं, नोवेल पढ़ी जाती हैं, लेकिन उनसे उतने गहरे भाव अभिव्यक्ति नहीं हो पाती जितनी हमारे हिंदी भाषा में उपलब्ध साहित्य से हमें हो पाती है। तो यही बात है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है, वे अपनी मातृभाषा में निष्णात होकर ही अपनी संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। वे अपनी मातृभाषा में प्रवीणता प्राप्त करके ही अपनी संस्कृति का उत्थान कर सकते हैं। मातृभाषा का अमृत डालकर ही अपनी संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कह दी है कि मातृभाषा रूपी अमृत को डालकर ही अपनी संस्कृति रूपी वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित किया जा सकता है। नहीं तो हमारी संस्कृति मृत प्राय हमें दिखाई देती। अगर वह हमारी मातृभाषा में हमारे सामने उपलब्ध नहीं होती तो ना ही हम उसका अध्ययन कर पाते, ना ही जिस अर्थों से उनको लिखा गया है उन अर्थों को हम ग्रहण कर पाते। ये था इसका सांस्कृतिक भाषा में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उपयोग। धन्यवाद।